नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। अयोध्या में सरयू के किनारे मौजूद नया घाट चौराहा अब सुरों की महारथी गायिका लता मंगेशकर के नाम से अब इसको जाना जाएगा। लता मंगेशकर के नाम पर बने स्मृति चौक का लोकार्पण आज सीएम योगी ने किया है। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी और लता मंगेशकर के भतीजे और बहू भी मौजूद रही हैं। लता मंगेशकर चौक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वीडियो संदेश भी जारी किया। उन्होंने कहा कि लता दीदी सरस्वती की साधिका थी, उनके स्वरों ने दुनिया को जोड़ा। मोदी ने कहा कि लता दीदी राम मंदिर निर्माण से बेहद खुश थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इससे बेहतर स्थान नहीं हो सकता। लता दीदी हमेशा नागरिक कर्तव्यों को लेकर सजग रही हैं और उसी तरह से ये चौक लोगों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरणा भी देगा। सीएम योगी ने कहा है कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या विश्व की सुंदरतम नगरी के रूप में विकसित की जा रही है। लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण इसकी शुरुआत है और निकट भविष्य में रामानंदाचार्य और रामानुजाचार्य जैसे शीर्ष संतों और दार्शनिकों सहित मंदिर आंदोलन से जुड़े नायकों के नाम से भी चौराहों का विकास किया जाएगा। लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। मुझे बताया गया है कि चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। लता दीदी के नाम पर चौक के निर्माण के लिए इससे बेहतर स्थान और क्या होता। जैसे अयोध्या ने इतने युगों बाद भी राम को हमारे मन में साकार रखा है, वैसे ही लता दीदी के भजनों ने हमारे अंतर मन को राममय बनाए रखा है। और वह इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की आतंकी फंडिंग और अन्य गतिविधियों के चलते देश में 5 साल के लिए इसको बैन कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यूएपीए एक्ट पर इसके तहत संगठन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। और आपको बता दें कि पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन माना जाता है। साल 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात भी सामने आई थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया। यूपी समेत 7 राज्यों में 230 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश में संगठन से जुड़े लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, हिरासत में उनको लिया गया। वहीं यूपी से 57 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्र सरकार ने देश भर में पीएफआई बैन के आतंकी गतिविधियों में लगातार सक्रियता के सबूत मिलने के बाद संगठन को बैन कर दिया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया। केंद्र सरकार के इस फैसले पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके अनुषंगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय और स्वागत योग्य यह कदम है। यह नया भारत है। यहां पर आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता और अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन और व्यक्ति कतई भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पीएफआई के साथ साथ रेव इंडिया फाउंडेशन और तमाम ऐसे जो संगठन हैं जो खतरा है देश के लिए, उन पर पाबंदी भी लगाई है। पीएफआई पर बीते कुछ दिनों से एनआईए, ईडी और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी समेत कई राज्यों में लगातार यह जारी है और इस दौरान मंगलवार को 237 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और पीएफआई पर केंद्र सरकार के 5 साल के बैन के बाद कई राजनेताओं और धर्म गुरुओं के भी रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। सभी ने इस फैसले का स्वागत किया है। सुन लेते हैं। नहीं, देखिए, देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा कोई भी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा है उनको अगर ये नहीं जानकारी है कि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, यहाँ देश के खिलाफ साजिश करोगे तो भी कुछ ले जाओगे,
देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे, और देश के दुश्मनों की आज्ञा लेकर के और देश के विरुद्ध साजिश करके और देश को दहलाने की, देश में हिंसा फैलाने की, देश में का माहौल ख़राब करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब निश्चित तौर से मिलना चाहिए। मैं पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूं, और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, और इस प्रकार की चीज़ें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा, देश जरूर देगा, और जहां जरूरत होगी वहां पर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरीके से पता चला, खबर आई है कि भारत ने पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, मैं समझता हूं कि हमारा देश का कानून, हमारा देश का संविधान और कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि भारत के अंदर, देश के अंदर रहकर देश के मुखालिफ गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। और यकीनी तौर के ऊपर जो भी देश के खिलाफ गतिविधि में मुलव्विस मिलता है, उसका हाथ मिलता है, या किसी संगठन से जो विदेशी संगठन है आतंकवादी उनसे मिलता है, तो सबको बैन होना चाहिए। और वही समाजवादी पार्टी के 90 राज्य अधिवेशन में सर्वसम्मति से नरेश उत्तम पटेल को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने यह घोषणा मंच से की है। रामगोपाल ने बताया कि इस पद के लिए किसी ने आवेदन नहीं किया था, इसलिए नरेश उत्तम पटेल को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। वहीं इस मौके पर अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के कार्यकाल की जमकर तारीफ की और कहा कि हमारे बहुत सारे नेता इस बात को अभी भी कहते हैं कि आपने लखनऊ में बहुत सारे काम किए हैं, रिकॉर्ड टाइम में हमने मेट्रो भी चलाई, चर्चा होती थी कि नदियां कैसे साफ होंगी। अखिलेश ने दावा करते हुए कहा है कि लखनऊ के अंदर गोमती को साफ करके समाजवादी सरकार ने ही यह काम करके दिखाया है। और इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज रोजगार और नौकरियों का संकट है, संविधान ने जो हमें अधिकार दिए उनका हनन हो रहा है। अखिलेश यादव ने मिशन 2024 को लेकर बातचीत करते हुए कहा, हमारा सपना है कि समाज को बांटने वाली ताकतों को सत्ता से बाहर करना। सपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक फैसला लिया था। हमने बहुजन समाज की ताकत को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है, हर स्तर पर त्याग किया। डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया के सपनों को साकार करने की कोशिश की थी। समाजवादी लोग बड़ी जीत चाहते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। उत्तर प्रदेश राज्य समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद पर श्री नरेश उत्तम को विधिवत निर्वाचित घोषित करता हूं। चूंकि राज्य कार्यकारिणी के लिए कोई नामांकन नहीं हुआ, इसलिए पार्टी संविधान के अनुसार राज्य कार्यकारिणी का मनोनयन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा शीघ्र कर दिया जाएगा। अगर देश में देखें, अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी से डट करके मुकाबला कर करके और लोकसभा की सीटों को हराने का काम किसी ने किया था, तो 2019 में समाजवादी लोगों ने मिलकर के बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ करके उन्हें हराया था। आने वाले समय में जो भाईचारे की बात है, जो एकता की बात है, जो हमारे मिली जुली संस्कृति को ठेस पहुंचाई जा रही है, उसको बचा करके हम प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हम लोगों को जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, आने वाले समय में पार्टी तय करके के हम लोग संघर्ष का रास्ता अपना करके इस सरकार के आगे हम लोग टकराने का भी काम करेंगे तो करने का काम करेंगे। सपा के 90 राज्य अधिवेशन कार्यक्रम को लेकर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव पर ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि पहले साल 2014, फिर साल 2017 और फिर साल 2019 और इसके बाद साल 2022, अब आज के बाद आगे नया विहान नहीं है। मार्ग अवसान की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सपा ने आज अपना प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है और प्रदेश की कमान फिर से नरेश उत्तम पटेल को चुना गया है, उनको यह कमान सौंपी गई है। और शिवपाल ने अखिलेश के इस कदम को सपा के चुनाव में लगातार हार का कारण भी बताया है।
और वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फर्रुखाबाद पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की हेल्थ एटीएम मशीन का लोकार्पण किया है और खुद अपनी जांच पर पर्चा भी उन्होंने निकाला है। यह मशीन 5 मिनट के अंदर 23 तरह की बीमारियों का पता लगा सकती है और यह पूरा प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इस मशीन को जिला अस्पताल लोहिया में लगाया गया है और आम जनता इसका पूरी तरह से मुफ्त में इस्तेमाल कर सकेगी। ये जो है हेल्थ एटीएम मशीन है, इसमें किसी भी व्यक्ति का सारे टेस्ट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर से लेके हीमोग्लोबिन, शुगर, हाइट, ब्लड बॉडी मास, हाइट, वेट सब पूरा हो जाता है। मैंने खुद अपना कराया है, इससे बहुत अच्छी मशीन लगी हुई है। मैं चाहता हूँ कि इस मशीन का पूरी जनता, फर्रुखाबाद की जनता लाभ उठाए। और वहीं अंकिता भंडारी मर्डर केस में कांग्रेस नेताओं ने गांधी पार्क के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस की मांग है कि अंकिता भंडारी केस की हाई कोर्ट में जज की निगरानी में सीबीआई से जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की देरी से अपराधियों को सबूत मिटाने का मौका मिल गया है, जिसके लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से परिवार को दी गई 25 लाख की आर्थिक मदद को उन्होंने खैरात बता दिया है। मदद को बढ़ाने की मांग की गई है। प्रदर्शन के दौरान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व सीएम जो हैं हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद थे। जो आशंका है वो ये है कि उस वीआईपी का नाम या तो वो बेटी जानती थी या ये मुजरिम जानते हैं। जिस प्रकार से सरकार बहुत ही जल्दबाजी में सबूतों को नष्ट करने के पीछे पड़ी, उससे ये शक प्रतीत होता है, ये शक होने लगता है कि वो हाई प्रोफाइल व्यक्ति ऐसा है जो उत्तराखंड की सरकार पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सरकार को प्रभावित कर सकता है। अंकिता के हत्यारों को सजा तभी मिल पाएगी जब साक्ष्य बचेंगे। साक्ष्य नष्ट किए जा रहे हैं, समय पर कोई कदम नहीं उठाया गया है ताकि जो चहेते हैं हत्यारों के, अंकिता के हत्यारों के, उनको साक्ष्य नष्ट करने का मौका मिल जाए। गिरफ्तारी में देरी हुई, ये सारे जो है बहुत बड़े सवाल हैं, जिन सवालों का पूरा उत्तराखंड, पूरा देश जवाब मांग रहा है। भाई सीबीआई की जांच की मांग इसीलिए करे कि इसमें हाई प्रोफाइल व्यक्ति किसी को बचाने की कोशिश हो रही। जिस जल्दीबाजी से डोजर चलाया गया, जैसे वहां आगजनी की गई, सबूत मिटाने की कोशिश भी, और पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी और उसके लड़की के पिता की कन्वर्सेशन, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, उसको किस नियत से टेप किया गया और किस तरीके से उसको सार्वजनिक किया गया, ये भी जांच का विषय होना चाहिए। ये भी एक पहलू है देखने का। देखिए, सवाल एकजुटता का है, तो एकजुटता का सवाल नहीं है आज। सवाल है कि न्याय का, इंसाफ का, और हर व्यक्ति चाहे कोई हो, धर्म, समाज, मजहब की बेड़ियों को तोड़ते हुए इस मुद्दों पर, इस हत्या के लिए आक्रोशित है और न्याय चाहता है। उठाएंगे सर। और वहीं अंकिता हत्याकांड पर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को बीजेपी ने राजनीतिक करार दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस अंकिता के मुद्दे को आड़ में केवल राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस इसके जरिए अपना रास्ता तलाश रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। वो सभी काम जो सरकार को प्राथमिक उस पर करने चाहिए थे, वो सब कर दिए हैं। और सरकार की प्राथमिकता ये है, और स्वयं मुख्यमंत्री जी इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कि जो अपराधी है, जिन्होंने अपराध किया है, उनको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक के माध्यम से वो अंतिम सज़ा जो कानून की है, वो सज़ा होनी चाहिए। और उसके लिए निश्चित तौर पर मैं खुद भी, स्वयं भी आश्वस्त हूँ कि उन लोगों ने जिन्होंने अपराध किया है, जो ये दरिंदगी की है, निश्चित तौर पर उनको सजा मिलेगी। और वहीं अंकिता के परिजनों को सरकार की ओर से जो 25 लाख की सहायता मिली है, उस पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस सहायता को खैरात तक कह दिया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि सरकार लगातार परिजनों के कांटेक्ट में है और हर संभव मदद भी उनकी की जा रही है, लेकिन विपक्ष इसमें अपनी जगह तलाश रहा है और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि वो उस परिवार के साथ पूरी तरह से सरकार और भारतीय जनता पार्टी उस परिवार के साथ है और सरकार ने 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की और अन्य भी उस परिवार की जो भी सहायता हो सकेगी पूरी तरह से उनके साथ हमेशा पूरी सरकार रहेगी। और वहीं अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के धरने को समर्थन देने के साथ ही यूकेडी ने अपने अधिवक्ताओं की एक टीम का गठन किया। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी का कहना है कि इस हत्याकांड में बड़े लोग शामिल हैं और जिस तरह से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई उसे देखकर हमने अपनी एक टीम इसमें गठित की है जो इस बात पर नजर रखने के लिए काम करेगी कि अदालत में सरकारी वकील की मजबूत पैरवी करे और कोई भी बिंदु ना छूट पाए। पहले लड़ रहे थे जो यूके SSS में जो धांधली हुई है, अब उसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये अंकिता हत्याकांड भी जुड़ गया है। हमने मुख्यमंत्री से सबसे ये रिक्वेस्ट की है कि इसकी भी CBI जांच होनी चाहिए। पुलिस की जांच लचर है, पुलिस की जांच से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें पता है कि जिस तरह से ये बड़े लोग हैं ये इस जांच को भी प्रभावित करेंगे और पैरवी को भी प्रभावित करेंगे न्यायालय में। और वहीं अंकिता हत्याकांड के बाद नैनीताल जिले में होटल और रिजॉर्ट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि अब तक जिले में 10 रिजॉर्ट जो हैं उनको सील कर दिया गया जबकि 19 के खिलाफ चालान कर बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से की गई इस कार्रवाई में अब यह पता चला है कि अधिकतर रिजॉर्ट के रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुए हैं और सीसीटीवी के साथ ही आगंतुकों के रजिस्टर भी मेंटेन नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि LIU की टीम भी होटल और रिजॉर्ट्स की गोपनीय जांच कर रही है। इसके अलावा होटल और रिजॉर्ट्स में महिला स्टाफ से भी महिला पुलिसकर्मी बातचीत करके उनकी समस्याएं भी पूछ रही हैं। इसमें पुलिस और प्रशासन की कंबाइंड टीमें बनाई गई हैं और ज़िले में लार्ज स्केल पे इस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 10 रिजॉर्ट अभी तक सीज करने की कार्रवाई की जा चुकी है और 19 के खिलाफ जो है पुलिस एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। इसमें सभी थाना इंचार्जों को और LIU को भी एक्टिवेट किया गया है और LIU इसमें उनकी रिपोर्ट भी पेश कर रही है। और वे रुड़की में पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद विजय प्रत्याशियों में जश्न का माहौल है। जैसे जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं वैसे ही प्रत्याशियों के समर्थक ढोल नगाड़ों के थाप पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ग्राम प्रधान BDC सदस्यों को जुलूस की शक्ल में लेकर गांव-गांव वो पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी जिला पंचायत सदस्यों का परिणाम नहीं आया। गौरतलब है कि 1.5 साल बाद हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव ये हो रहे हैं जिसके लिए गांव-गांव में भारी उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। अंकिता हत्याकांड को लेकर अब छात्रों में भी गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। हल्द्वानी में आज MBPG कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने DM कैंप कार्यालय तक जुलूस निकालते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। छात्रों ने ADM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मामले की CBI से जांच करवाने की बात की है और आरोपियों को फांसी देने की भी मांग की है। साथ ही सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि सरकार इस पूरे घटनाक्रम में लिप्त नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए अंकिता के गायब होने से लेकर उसकी हत्या हो जाने तक जांच में लापरवाही बरती जा रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने यह भी कहा कि यदि सरकार जल्दी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून नहीं बनाती तो छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। आज जिस प्रकार हम सभी युवा छात्र MBPG कॉलेज से एकत्र होकर आक्रोशित रूप में मन में आग लिए जिस प्रकार हम यहाँ DM कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए थे, हम समस्त युवाओं की मांग थी कि हमारे प्रदेश में जिस प्रकार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारे प्रदेश में जिस प्रकार डेली दिन इस प्रदेश की बेटियों पर अत्याचार किया जा रहा है, वो अत्याचार पर कड़े से कड़े कानून हो। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी अंकिता को न्याय मिले और हमारी पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कानून बनाए ताकि अगली बार से कोई भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। हमारी मांग ये है कि जितने भी कातिल हैं उनको सबको फांसी देनी चाहिए क्योंकि अब उत्तराखंड में खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि हम लोग पता है खुद घर से बाहर निकलने में अब डर लग रही है हमको भी कि हमारे साथ भी ऐसा किस्सा ना हो जाए। पहले हमारा उत्तराखंड सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है लड़कियों के मामले में, अब तो लड़कियों के मामले में डर लग रही है हम लोगों को
क्योंकि कुछ महीनों से ऐसा चल रहा है कि लड़कियां गायब हो रही हैं उत्तराखंड से। अरे हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा लड़कियां कहाँ जा रही है। अगर ऐसे चलता रहा, बड़े बड़े नेता लोग तो ऐसे करते रहेंगे तो हो गया। ये तो नेता का बेटा था, इसने इतना आवाज उठी। अगर नेता का बेटा ना होता तो इतनी आवाज भी ना उठती किसी के लिए, कोई कहता भी ना इसको। और हल्द्वानी में वाहन स्वामियों ने एक राज्य के रॉयल्टी लगाने को लेकर डीएम कैंप कार्यालय में प्रदर्शन किया है। उन्होंने गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा और वहीं वाहन स्वामियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है यदि राज्य में समान रॉयल्टी नहीं लगाई गई तो इस बार गौला और नंदौर नदी में वे अपने वाहनों को नहीं उतारेंगे। जबकि वन निगम ने गौला में खनन की तैयारी शुरू कर दी है। नहीं, इनके द्वारा जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है इसको हम आज ही शासन को प्रेषित कर रहे हैं और जो भी ये पॉलिसी मैटर है और शासन स्तर से ही इसमें जो भी निर्णय होगा वो सभी को विदित हो जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।